हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले क्लास 12 के इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन। दिस स्टोरी इज रिटन बाय अल्फोंस डॉडेट, जो फ्रेंच के नॉवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। इस चैप्टर में हमें उन दिनों की बात बताई गई है जब फ्रेंच और प्रूशिया के बीच में वॉर हो रहा था। प्रूशिया कौन है? जर्मनी का पुराना नाम प्रूशिया है। तो फ्रेंच और जर्मनी के बीच में वॉर हो रहा था। इस वॉर में जर्मनी की जीत हुई थी और जर्मन फोर्सेस ने फ्रेंच के दो डिस्ट्रिक्ट एल्सिस और लॉरेन पे कब्जा भी कर लिया था। और इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि इस वॉर से स्कूल लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ा। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन, द लास्ट लेसन। इस स्टोरी को नरेट किया गया एक लड़के के द्वारा जिसका नाम फ्रेंच था। वो आज स्कूल के लिए लेट हो गया था और उसे स्कूल जाने में डर भी लग रहा था क्योंकि उसके टीचर एम हेमेल उससे आज पार्टिसिपल्स के बारे में पूछने वाले थे और उसे पार्टिसिपल का पहला वर्ड भी नहीं आता, मीन्स उसे पार्टिसिपल का पी भी नहीं आता था। एक पल के लिए उसने सोचा आज स्कूल से बंक मारते हैं और बाहर इधर उधर घूमते हैं। बाहर बहुत गर्म था, बहुत ब्राइट सन खिला हुआ था, बर्ड्स चहचहा रही थी और जो वहाँ पे सॉ मिल थी, सॉ मिल से आप समझ सकते हो जहाँ पे लकड़ी का काम होता है, वहाँ पे सॉ मिल के पीछे एक ग्राउंड था। वहाँ पर प्रूशियन सोल्जर्स ड्रिल कर रहे थे। ड्रिलिंग मीन्स एक्सरसाइज कर रहे थे, जैसे सोल्जर्स करने लेफ्ट राइट लेफ्ट ऐसे करके ड्रिलिंग कर रहे थे। और ये सब ज़्यादा टेम्पटिंग था स्कूल जाकर पार्टिसिपल्स ना आने पर सर से डांट खाने से। टेम्पटिंग का मतलब उसे ललचा रहा था या उसको आकर्षित कर रहा था अपनी तरफ में। ज़्यादा इंटरेस्टिंग कह सकते हो आप, इन सिंपल वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग था सर से पार्टिसिपल्स ना आने पर डांट खाने से अच्छा तो। लेकिन उसने अपने आप को कैसे भी रोक लिया और वो स्कूल की तरफ जाने लगा। जब वो टाउन हॉल से गुजर रहा था तो उसने देखा कि बिल बोर्ड के पास, बिल बोर्ड आपने देखा आपके स्कूल में भी होगा जिसमें ऐसे नोटिस लगाए रहते हैं। सो वहाँ पे बिल बोर्ड के पास भीड़ इकट्ठा हुई थी। उस टाइम पे इंटरनेट नहीं होगा तो जो भी न्यूज़ होती होंगी वॉर से रिलेटेड उन्हें बिल बोर्ड पे चिपकाया जाता होगा। तो फ्रेंड्स स्कूल को जाते हुए चलते चलते सोच रहा है कि पिछले 2 साल से इस बिल बोर्ड पे कोई भी अच्छी खबर नहीं आई है। सिर्फ यही आया कि हम हार रहे हैं, तो वॉर चल रही है तो लोग भी मारे जाते हैं, कोई भी अच्छी खबर नहीं आई इस बिल बोर्ड पे। सो वो सोच रहा है कि अब क्या हुआ होगा, व्हाट्स द मैटर नाउ। लेकिन वो देखने के लिए रुका नहीं और वो तेज तेज चला था जितना वो तेज चल सकता था स्कूल को जाने के लिए, क्योंकि वो लेट हो चुका था। तभी एक ब्लैकस्मिथ कौन होता है? जो लोहे का काम करते हैं, जिनका नाम वॉचर था, वो अपने अप्रेंटिस के साथ वहाँ पे आए हुए थे। अप्रेंटिस कौन होते हैं? जो जैसे कोई भी स्किल्ड पर्सन है, उसको कोई काम आता है तो उसके नीचे रह के काम सीखने वाले को अप्रेंटिस कहते हैं। जो वहाँ पे ब्लैकस्मिथ खड़े थे उन्होंने फ्रेंड्स को आवाज़ लगाई और कहा, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। बाकी सब चीज़ें तो समझ आई होंगी, लेकिन यहाँ पे बब का क्या मीनिंग है? बब एक छोटे बच्चे को एड्रेस करने का तरीका है, जैसे कहते हैं बेटा, उसी तरीके से उन्होंने कहा बेटा इतनी जल्दी मत जाओ, तुम समय से स्कूल पहुँच जाओगे। फ्रेंड्स को लगा कि शायद ब्लैकस्मिथ उसका मजाक बना रहे। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स आज पहले से स्कूल के लिए लेट था, ऊपर से उन्होंने कहा जल्दी मत जाओ तुम पहुंच जाओगे। तो उसे लगा शायद ये ब्लैकस्मिथ उसका मजाक बना रहे हैं। अब वो एम हेमेल के छोटे गार्डन के पास पहुंच चुका था, लेकिन उसकी सांस फूल रही थी। आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब सांस फूल रही थी। तो वो हाफते हाफते वहाँ तक पहुँचा होगा। रोज़ाना स्कूल से बहुत ज़्यादा हल्ले की आवाज़ आती थी जो नीचे स्ट्रीट तक सुनाई देती थी। कहीं से चिल्लाने की आवाज़ आती होगी, कहीं से टेबल डेस्क ओपन क्लोज करने की आवाज़ आती थी, कहीं से बच्चे एक साथ कुछ बोल रहे हो, जैसे टीचर इसको कहते हैं ना, इसको मेरे साथ रिपीट करो, तो उस तरीके से आवाज़ें आती थी। बच्चे सब एक साथ बोल रहे हो, टीचर के स्केल को टेबल पर बजाने की आवाज़ें आती थी जो नीचे स्ट्रीट तक भी सुनाई देती थी। लेकिन आज स्कूल बहुत स्टिल था, बहुत शांत था। फ्रेंड्स ने सोचा था कि जो स्कूल में इतनी हलचल हुई रहती है, इतना हल्ला गुल्ला होता था, उसका फ़ायदा उठा के कमोशन का मीन्स हल्ला गुल्ला मीन्स हर तरफ जैसे सब बच्चे इधर उधर दौड़े होते हैं, इस तरीके से बहुत ज़्यादा हल्ला होता है ना, उसको हम कमोशन कह सकते हैं। सो उसने सोचा था इतना ज़्यादा हल्ला गुल्ला होता है तो किसी को क्या पता चलेगा, मैं चुपचाप से जाके अपनी डेस्क में बैठ जाऊँगा। लेकिन आज बिल्कुल उसका उल्टा था, बिल्कुल संडे मॉर्निंग की तरह सब कुछ बिल्कुल शांत था। उसने विंडो से अपनी क्लास के अंदर झाँका तो उसने देखा कि उसके सारे क्लासमेट्स अपनी अपनी जगह में जाके बैठ गए थे और एम हेमेल जो उसके टीचर हैं वो आगे पीछे से चल रहे थे। उनके आर्म के नीचे उन्होंने अपना टेरिबल आयरन रूलर रखा हुआ था। टेरिबल का मीन्स भयानक या डरावना कह सकते हैं। वो उससे बच्चों को मारते होंगे तो बच्चों को उससे डर लगता होगा, इसलिए टेरिबल आयरन रूलर अपने आर्म के नीचे दबाया हुआ था। वो लेट था तो सब लोग अपनी अपनी जगह में जाके बैठ गए थे। सो अब उसने डोर ओपन किया, उन्हें उसे सबके सामने से जाके अपनी सीट पे जाके बैठना पड़ा। और वो ब्लश कर रहा था, मीन्स उसको ब्लश करने का मतलब होता है अपने जो फेस होते हैं, चीक्स होते हैं, वो रेड टर्न हो जाते हैं ड्यू टू शेम। उसे बहुत शर्म आ रही थी क्योंकि वो लेट था और सबके सामने से जाके अपनी सीट पे बैठना, क्योंकि सब उसी को देख रहे होंगे तो उसे बहुत शर्म आ रही थी। आप इमेजिन कर सकते हो अगर आप उसकी जगह होते, सबके सामने से जाके आप लेट हो, अपनी सीट पे जाके बैठना कितना अजीब सा होगा। वो कितना डरा हुआ होगा, कितना फ्राइटन होगा। क्या आपके साथ कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि सब आप लेट हो और सब आ गए, सब अपनी अपनी सीट पे बैठो, टीचर भी क्लास के अंदर है, सबको सबके सामने से जाना पड़े? टेल मी इन कमेंट्स। लेकिन इतना कुछ खास हुआ नहीं। जो एम हेमेल थे उन्होंने बहुत प्यार से फ्रेंड्स से बोला कि अपनी प्लेस में जाके बैठ जाओ लिटिल फ्रेंड्स, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। वो बेंच के ऊपर से जंप करके अपनी डेस्क में जाके बैठ गया। जब वो अपने डर से बाहर निकला, मीन्स उसे लगा था कि टीचर मुझे बहुत मारेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सो जब वो थोड़ा नॉर्मल हुआ, अपने डेस्क में जाके बैठ गया, तो उसने देखा कि एम हेमेल ने एक बहुत ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना हुआ है, फ्रिल्ड शर्ट क्या होता है इसमें, ऐसे मीन्स ऐसे कैसे बताऊँ आपको, हमें पिक्चर दिखी होगी, इस तरीके की शर्ट पहनी हुई है। और इस तरीके की एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेस वो सिर्फ उन्हीं दिनों पे पहनते हैं जब या तो इंस्पेक्शन हो या प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन डे हो।
आज पूरा स्कूल ही बहुत स्ट्रेंज लग रहा था और सोलम लग रहा था। सोलम का मतलब होता है बहुत गंभीर था, जैसे और दिन बहुत हलचल होती थी, आज बहुत शांत था, सो बहुत सीरियस था। आज फ्रेंड्स को पूरा स्कूल बहुत स्ट्रेंज और सीरियस लग रहा था, लेकिन जिस चीज़ ने उसको सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ किया वो था कि जो उसकी क्लास की बैक बेंचेस थी वो हमेशा एम्प्टी रहती थी, लेकिन आज वहाँ पे विलेजर्स बैठे हुए थे। जिस तरीके से फ्रेंड्स अपनी क्लास में बैठे हुए और बाकी सब बच्चे बैठे हुए, उसी तरीके से वो भी बैठे हुए थे। ओल्ड हॉसर विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हेड। हॉसर एक इंसान का नाम है, फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्ट मास्टर और भी बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। 3 कॉर्नर्ड हेड इस तरीके की होती है, आप देख सकते हैं इसकी पिक्चर। फॉर्मर मीन्स जो वो पहले हुआ करते थे मेयर और पोस्ट मास्टर। अपने से बड़े को रिस्पेक्ट देने के लिए भी यूज़ किया जाता है। गांव का एक ओल्ड इंसान जिसका नाम हॉसर है, वो वहाँ पे बैठे हुए थे अपनी एक 3 कॉर्नर्ड हेड के साथ। जो पहले पोस्ट मास्टर थे और पहले मेयर थे वो लोग भी बैठे हुए थे, और उनके पीछे और भी बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, और सब लोग बहुत दुखी लग रहे थे। और जो हॉसर थे वो अपने साथ अपनी प्राइमर भी लाए हुए थे। प्राइमर क्या होती है? प्राइमर एक बुक होती है जो सबसे पहले हमें मिलती है स्कूल में। जैसे अगर हम सबसे फर्स्ट क्लास में तो नहीं, उससे भी पहले हमें जो बुक मिलती है जिसमें सिर्फ ABCD लिखा होता है, उस टाइप की बुक जो किसी लैंग्वेज को सीखने के सबसे पहले स्टार्टिंग में मिलती है, उसे हम प्राइमर कहते हैं। सो वो अपनी प्राइमर भी अपने साथ लाया था, जो एजेस से फटी हुई थी, जैसे हमारी बुक से जिसे मुड़ उड़ जाती है उस तरीके से। वो फटी फूटी बुक थी, बहुत पुरानी होगी इसलिए फटी फूटी थी, जिसे उसने अपनी नीज पे रखा हुआ था। और जो ग्लासेस थे वहाँ पे रखे हुए थे। जब फ्रेंड्स इन सब बातों के बारे में सोच ही रहा था, तब जो MML है उन्होंने अपनी चेयर को, वो चेयर बीचों बीच में रखी होगी तो उन्होंने वहाँ पे खड़े होकर बात करनी होगी, तो उन्होंने अपनी चेयर को साइड किया, ऊपर उठा के साइड में रख दिया। और जिस तरीके से वो नॉर्मली अपनी जेंटल टोन में बात करते थे, अपनी सीरियस टोन में बात करते थे, ग्रेव का मतलब होता है सीरियस, तो अपनी सीरियस टोन में बात करते थे, उस तरीके से उन्होंने बोला, My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive. उन्होंने कहा, मेरे बच्चों ये आज तुम्हारे फ्रेंच का लास्ट लेसन है। बर्लिन से ऑर्डर आ गया कि आज से एल्सेस और लॉरेन के सभी स्कूलों में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी, और जो नया मास्टर है वो कल आने वाला है, और ये आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है। सो मैं चाहता हूँ कि आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ें, बहुत अटेंटिव रहें लेसन में। फ्रेंड्स कहता है कि ये वर्ड मेरे थंडर क्लैप की तरह थे। थंडर क्लैप का मतलब आप समझ सकते हैं, झटका लगा, उसे बहुत ज़ोर का झटका लगा। वो आगे सोचता है कि हाँ, यही उन्होंने लगाया होगा टाउन हॉल के बिलबोर्ड में कि आज से एल्सेस और लॉरेन के सभी स्कूलों में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। आगे वो कहता है कि इसी बेकार चीज़ की खबर उन्होंने टाउन हॉल के पास लगाई होगी। ओ द ब्रिचेस। ब्रिचेस का मतलब होता है मनहूस कह सकते हैं, या बहुत गलत या नाखुश खबर। सो वो कहते हैं हाँ, यही नाखुश या यही गंदी खबर उन्होंने लगाई होगी टाउन हॉल के बिलबोर्ड में, जिसे सब लोग इकट्ठा होकर देख रहे थे। आगे वो दुख से एक्सक्लेमेशन से कहता है कि मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन, क्यों? मुझे तो लिखना भी नहीं आता, हार्डली मुझे कुछ लिखना आता है फ्रेंच में, और अब मैं कुछ पढ़ भी नहीं पाऊंगा। मुझे थोड़ा भी फ्रेंच आती नहीं है, थोड़ा लिखना भी नहीं आता, और अब मैं पढ़ भी नहीं पाऊंगा आगे को। क्या मेरा फ्रेंच पढ़ना यहीं पे रुक जाएगा? मुझे उसे बहुत सॉरी फील हो रहा था कि वो अपने लेसन्स को अच्छे से पढ़ता नहीं था। वो चिड़ियों के अंडों के साथ खेलता था, जो सार नदी है, सार इज़ द नेम ऑफ रिवर, तो सार नदी के पास स्लाइडिंग करने चले जाता था। उसे बहुत दुख हो रहा है कि अब से वो फ्रेंच लेसन नहीं पढ़ पाएगा, उसे थोड़ा भी लिखना भी नहीं आता फ्रेंच, और अब वो उसकी पढ़ाई यहीं पे रुक जाएगी, और वो फ्रेंच अब सीख भी नहीं पाएगा। और जब फ्रेंच पढ़ने का टाइम था, उसके लेसन्स उसको लेने थे, तब वो लेसन्स को पढ़ने के बजाय चिड़ियों के अंडे के साथ खेलता था, सार नदी में स्लाइडिंग करता था। ये खबर मिलने से कुछ समय पहले तक फ्रांस को लगता था कि ये कितनी भारी किताब है, इतना बोझ बना दिया मेरे लिए, न्यूसेंस का मतलब बर्डन है उसके सर पे, इतनी भारी किताबें इन्हें उठा के ले जाना पड़ता है, पता नहीं क्या क्या ग्रामर में है, हिस्ट्री में पता नहीं कौन कौन से सेंट्स की कहानियाँ, कौन कौन से महात्माओं की कहानियाँ पढ़नी पड़ती है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मेरे पुराने दोस्त हैं जिन्हें मैं छोड़ना नहीं चाहता, वो इन किताबों, इन अपने ओल्ड फ्रेंड्स को, अपनी किताबों को और MML को नहीं खोना चाहता है। जब उसके पास टाइम था तब तो उसने पढ़ाई नहीं करी, लेकिन अब उसे लग रहा है मैं इनको खोना नहीं चाहता हूँ, सो पढ़ूंगा, लेकिन अब उसको मौका ही नहीं मिलेगा पढ़ने का, तो उसे बहुत दुख हो रहा है। हमारे साथ भी ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होते होंगे, जैसे हम सोचते हैं कि छोड़ो बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, लेकिन वो चीज़ बिल्कुल हाथ से निकल ही जाती है। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैसेज इन इट। अपना 12th वेस्ट मत करना, अगर आपका 11th वेस्ट हो गया है तो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर 12th। कमिंग बैक टू द चैप्टर, तो अब उसे पता चला है कि अब MML उसके साथ नहीं रहेंगे, अब उसको जर्मन पढ़नी पड़ेगी। तो ये आइडिया उसके दिमाग में आते ही उसको बहुत दुख हो रहा है कि अब वो उन्हें दोबारा नहीं देख पाएगा। वो इन सब बातों के बारे में भूल गया कि वो उसे रूलर से मारा करते थे, वो कितने स्ट्रेंज थे, क्रैंकी का मतलब होता है स्ट्रेंज, कितने अजीब से थे, कितने गुस्सैल टाइप के थे, वो उसे रूलर से मारा करते थे। लेकिन अभी उसे सिर्फ इस बात का दुख हो रहा है कि अब वो यहाँ से चले जाएंगे और वो उन्हें कभी वापस नहीं देख पाएगा। पुअर मैन,
पुअर मैन का मतलब बेचारा आदमी। अब फ्रेंड्स को समझ आया कि उन्होंने अपने फाइन संडे क्लोथ का मतलब किसी इंसान की सबसे अच्छी और न्यूएस्ट थिंग को हम संडे क्लोथ कहते हैं, मतलब सबसे अच्छे और न्यू कपड़ों को हम संडे क्लोथ कहते हैं। सो अब उसे समझ आ रहा है कि उन्होंने अपने संडे क्लोथ क्यों पहने हुए। वो इस लेक्चर के ऑनर का मतलब इस लेक्चर को रिस्पेक्ट देने के लिए उन्होंने अपने सबसे फाइन और न्यूएस्ट क्लोथ्स पहने। और अब उसे ये भी समझ आ गया कि जो ओल्ड मैन हैं, विलेजर्स हैं, वो बैक बेंचेस पे क्यों बैठे हुए हैं। वो भी इस लेक्चर को रिस्पेक्ट देने के लिए उस बैक बेंचेस पे बैठे हुए हैं। वो लोग भी बहुत सॉरी फील कर रहे थे, उनको भी बहुत दुख हो रहा था कि जब उनके पास टाइम था वो स्कूल जाते थे तब तो उन्होंने फ्रेंच पढ़ने में अच्छे से ध्यान नहीं दिया, अपनी मदर लैंग्वेज को पढ़ने में ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब उनके पास मौका भी नहीं है, अब स्कूलों में फ्रेंच पढ़ाना ही बंद हो गया है। सो अब उनके पास कोई मौका भी नहीं रहा, तो उधर आए थे, लास्ट बेंचेस पे बैठे थे ताकि वो उस लास्ट लेसन को ऑनर दे सके, उस लास्ट लेसन को रिस्पेक्ट दे सके। ये उनका तरीका था उस मास्टर को थैंक्स कहने का जिसने अपने 40 फेथफुल ईयर्स में फ्रेंच पढ़ाने में बिता दिए, और उस कंट्री को रिस्पेक्ट देने का जो अब उनकी नहीं रही। मैंने बताया था कि फ्रेंच और जर्मनी की वॉर में जर्मनी ने फ्रेंच के 2 डिस्ट्रिक्ट एल्सास और लॉरेन पे कब्जा कर लिया था। तो ये एल्सास और लॉरेन में रहने वाले लोग हैं, तो अब ये फ्रेंच के नहीं रहे, तो अपनी कंट्री को रिस्पेक्ट दे रहे हैं जो अब उनकी नहीं रही। जब फ्रेंड्स इन सब बातों के बारे में सोच ही रहा था तब उसको अपना नाम सुनाई दिया। अब उसकी बारी थी बोलने की पार्टिसिपल्स के रूल को। मैंने बताया था ना कि आपको उससे आज स्कूल में पार्टिसिपल्स का रूल पूछे जाने वाला था, इसलिए तो वो स्कूल भी नहीं जाना चाहता, स्कूल बंक करने के बारे में सोच रहा था। लेकिन उसको पार्टिसिपल्स का पी भी नहीं आता था, तो वो सोच रहा था कि मैं कुछ भी देने को तैयार हूँ, इसके बदले ये हो जाए कि मैं पार्टिसिपल्स का रूल बिल्कुल लाउड और क्लियर सुना दूँ, बिल्कुल बिना कोई मिस्टेक के। लेकिन ऐसा तो कुछ पॉसिबल था नहीं। सो जब वो सुनाने गया तो पहले शब्द में मिक्स हो गया, वो पहले शब्द में गड़बड़ा गया। उसने अपनी डेस्क को टाइट से पकड़ा हुआ था और वो वहाँ पे खड़ा था, उसका हार्ट बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था। अब उसको हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो आँख उठा के ऊपर को देखे। तभी उसने एमएमएल की आवाज़ सुनी जो कह रहे थे, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं फ्रेंड्स, तुम्हें खुद से बहुत बुरा फील हो रहा होगा, बहुत दुख हो रहा होगा। वो उससे आगे कहते हैं, देखो ये कैसा है, हम रोज़ खुद से कहते थे कि मैं कल कर लूँगा, मैं कल कर लूँगा, लेकिन आज हम किस नतीजे में आ पहुँचे हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एल्सस की कि वो कल पे चीज़ें टाल देता है। मीन्स ये सिर्फ फ्रेंड्स की प्रॉब्लम नहीं है, पूरे एल्सस के लोगों की प्रॉब्लम है कि वो हर चीज़ कल पे टाल देते हैं। ये सिर्फ एल्सस के लोगों की प्रॉब्लम नहीं है, हम सब की प्रॉब्लम है कि हम हर चीज़ कल पे टाल देते हैं। आगे वो कहते हैं, नाउ दोस फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से यू। ये फेलोज किन की बात हो रही है? फेलोज मीन्स जो जर्मन लोग हैं जिन्होंने उस पर कब्जा कर लिया। वो कहेंगे तुम कैसे फ्रेंच मैन हो, ना ही तुम्हें फ्रेंच ऐसे लिखनी आती है ना ही पढ़नी आती है, तुम खाली दिखावा करते हो कि तुम फ्रेंच मैन हो। आगे वो कहते हैं कि तुम सबसे गलत नहीं हो लिटिल फ्रेंड्स, सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, आज इस एल्सस के सब लोग या इस क्लासरूम में बैठे सब लोग को गलत है, सब पे इल्ज़ाम लगना चाहिए। आगे वो कहते हैं कि ना ही तुम्हारे पेरेंट्स सीरियस थे तुम्हें पढ़ाने के बारे में, वो ये चाहते थे कि तुम वर्क करो किसी फार्म या मिल में और थोड़े पैसे कमा लाओ। आगे वो कहते हैं कि मुझ पे भी इल्ज़ाम लगना चाहिए, क्या मैं तुम्हें पढ़ने के बजाय अपने पौधों को पानी देने के लिए, अपने फूलों को पानी देने के लिए नहीं भेजता था? क्या जब मेरा फिशिंग जाने का मन होता था तब मैं तुम्हें छुट्टी नहीं देता था? वो कह रहे हैं कि मुझ पर भी इल्ज़ाम लगना चाहिए क्योंकि जब तुम्हें पढ़ाने के बजाय मैं तुम्हें अपने फूलों को पानी देने के लिए भेज देता था, और जिस दिन मेरा फिशिंग करने का मन होता था उस दिन मैं तुम्हें सीधे छुट्टी दे देता था। और ऐसे ही करते करते एक के बाद एक एमएमएल अपनी फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करते रहे। उन्होंने कहा कि ये दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, सबसे ब्यूटीफुल, सबसे क्लियर और सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है। वो कहते हैं कि हमें इस लैंग्वेज को बचाना होगा क्योंकि अगर कोई हमें गुलाम बना लेगा, अपना कैदी बना लेगा, तो जब तक हम अपनी लैंग्वेज के साथ रहेंगे, अपनी लैंग्वेज को बचा के रखेंगे, तो हमारे पास उस कैद की, उस प्रिजन की चाबी होगी। वो कहते हैं कि जब तक हम अपनी लैंग्वेज को बचा के रहेंगे तब तक हमें कोई अपना गुलाम नहीं बना सकता। आगे वो ग्रामर की बुक खोलते हैं और अपना लेसन पढ़ाना शुरू करते हैं। और आज फ्रेंड्स को बहुत आश्चर्य हो रहा था क्योंकि आज उसे बहुत अच्छे से समझ आ रहा था जो एमएमएल पढ़ा रहे थे। जो भी वो पढ़ा रहे थे उसे बहुत आसानी से समझ आ रहा था और वो सोच रहा था कि आज से पहले इतनी केयरफुली, इतने ध्यान से मैंने कोई चैप्टर या कोई लेसन नहीं सुना है, और आज से पहले इतने पेशेंस, इतने अच्छे से एमएमएल ने भी कोई चैप्टर नहीं समझाया है। वो कह रहा था कि ऐसा लग रहा था कि वो बेचारा आदमी, वो पुअर मैन, हमें अपनी जितनी उसके पास नॉलेज है वो सब हमें दे जाना चाहता है, सब हमारे दिमाग में रख देना चाहता है। एक बार में जितनी नॉलेज वो हमें दे सकता है उतनी दे जाना चाहता है अपने जाने से पहले। ग्रामर के लेसन के बाद उनका एक राइटिंग का लेसन हुआ। आज राइटिंग के लिए नई कॉपीज़ आई हुई थी और उनके ऊपर बहुत ब्यूटीफुल राइटिंग में लिखा हुआ था फ्रेंच एल्सेस, फ्रेंच एल्सेस। और ये सारी कॉपीज़ इस तरीके से लग रही थी जैसे ये फ्रेंच के फ्लैग हों जो हर तरफ रखे हुए, हर डेस्क में रखे हुए, हर तरफ लहरा रहे हैं। वो कॉपीज़ फ्रेंड्स को इस तरीके फील दे रही थी कि वो हर तरफ फ्लैग्स लहरा रहे हैं, फ्रेंच के फ्लैग्स लहरा रहे हैं और हमारे डेस्क के ऊपर फ्लैग्स रखे हुए हैं। कॉपीज़ मिलने के बाद सब लोग लिखने लग गए, सब लोग लिखने में बहुत बिजी हो गए और इतना शांत था कि सिर्फ स्क्रैचिंग, जैसे हम पेन से लिखते हैं ना तो एक खरोंचने की आवाज़ आती है, उस तरीके की आवाज़ आ रही थी और इसके अलावा कोई साउंड नहीं थी। मीन्स पिन ड्रॉप साइलेंस था। सब लोग बिल्कुल फोकस होकर राइटिंग कर रहे थे। फ्रेंड्स कहता है कि क्लास के अंदर एक बार बीटल्स घुस आए थे, सो सब लोग लिख रहे थे तो किसी ने उन बीटल्स पे ध्यान नहीं दिया।
नॉट इवन द लिटिलेस्ट वन से यहाँ पे रिफ़र कर रहे हैं पिजन्स को, जो क्लासरूम की छत के ऊपर पिजन्स बैठे हुए थे। पिजन्स अपने पंजों से उनके पंजे फिशुक की तरह दिख रहे थे और अपने फिशुक के जैसे पंजों से वहाँ पे स्क्रैच कर रहे थे। ना ही उन्होंने ध्यान दिया, ना ही क्लास के अंदर बैठे बच्चों ने ध्यान दिया, और वो जिस तरीके से स्क्रैच कर रहे थे वो सेम टाइप की साउंड प्रोड्यूस कर रहा था जिस तरीके से बच्चे जब पेन से कॉपी में लिख रहे थे। मैंने बताया सब प्रिंट ऑफ साइलेंसर सिर्फ लिखने की आवाज़ आई थी। सो जिस तरीके की स्क्रैचिंग साउंड लिखने में आ रही थी, उसी तरीके से जो पिजन थे अपने जब फिशुक की तरह दिखने वाले पंजों को स्क्रैच कर रहे थे, सेम साउंड आ रही थी। सो फ्रेंड्स को लग रहा था कि वो भी फ्रेंच में कुछ लिख रहे हैं जिस तरीके से हम लिख रहे हैं। सब लोग क्लास के अंदर राइटिंग कर रहे थे। एक स्क्रैचिंग की साउंड आ रही थी जो लिखते वक्त आती है। उसी तरीके से क्लास के ऊपर रूफ पे पिजन्स बैठे हुए थे जो भी अपने जो फिशुक जैसे पॉज थे उनसे भी स्क्रैच कर रहे थे। सो सेम साउंड प्रोड्यूस हो रही थी। सो फ्रेंड्स को लग रहा था कि वो भी फ्रेंच में कुछ लिख रहे हैं। सो जब बीटल क्लास के अंदर आए, ना ही पिजन्स ने नोटिस किया, ना ही बच्चों ने नोटिस किया, क्या जो क्लास के अंदर लोग बैठे उन्होंने नोटिस किया। आगे फ्रेंड्स कहता है कि जो पिजन्स थे वो अपनी धीमी सी आवाज़ में कूड कर रहे थे। कूड उनकी आवाज़ होती है, जिस तरीके से कुत्ता भौं भौं करता है उसी तरीके से पिजन्स भी कूड आवाज़ निकालते हैं। सो अपनी आवाज़ निकालते हैं, सिंग कर रहे थे बेसिकली। सो वो अपने आप से सोचता है कि जिस तरीके से इन्होंने हमें ज़बरदस्ती हमारी जो मदर लैंग्वेज है, हमारी मदर टंग को छीन के हमें ज़बरदस्ती जर्मन पढ़ाने वाले, क्या उसी तरीके से इन पिजन्स को भी ज़बरदस्ती कहेंगे कि हमारे जर्मन पिजन्स इस तरीके से बोलते हैं, तुम भी इसी तरीके से बोलो। विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स? वो कहना चाहता है कि ये तो हमें ज़बरदस्ती अपनी लैंग्वेज पढ़वा लेंगे, क्या ये पिजन्स को भी ऐसा करवाएंगे? आगे वो कहता है कि जब भी मैं लिखते हुए ऊपर देखता था तो मुझे दिखते थे एम हैमेल जो मोशनलेस बिल्कुल स्थिर बैठे हुए थे अपनी चेयर पे और इधर उधर घूर रहे थे, एक के बाद एक हर चीज़ को घूर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अपनी पूरी क्लासरूम की तस्वीर अपने दिमाग में बैठा लेना चाहते हो एक बार में। आगे फ्रेंड्स कहता है कि कोई नॉर्मल बात नहीं हो, पिछले 40 साल से सेम स्कूल में पढ़ा रहे हैं। उनके विंडो के बाहर उनका गार्डन है, उनके सामने उनकी क्लास है। ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ जो डेस्क और बेंचेस हैं वो थोड़े स्मूथ हो गए ओवर यूज़ की वजह से। पिछले 40 साल से सेम डेस्क और बेंचेस हैं तो थोड़े स्मूथ हो गए हैं। जो वॉलनट ट्रीज़ उन्होंने अपने गार्डन में लगाए थे वो थोड़े लंबे हो गए हैं। जो उन्होंने हॉपवाइन एक तरीके की बेल होती है, जो उन्होंने हॉपवाइन की बेल लगाई थी वो जो विंडो है उधर पे थोड़ा ऐसे ट्विस्ट हो गई थी। मीन्स विंडो के चारों ओर बेल है तो फैलती है ना इस तरीके से, तो विंडो के चारों ओर फैल चुकी थी। अब वो सोच रहा है कि एम हैमेल के लिए कितना दुख का समय होगा, कितना उनका दिल टूटा होगा, कितना कि उन्होंने इतने 40 साल से एक ही जगह पर पढ़ाया है और अब उन्हें उस जगह को छोड़ के जाना पड़ रहा है। उन्हें अपनी सिस्टर को अपने ट्रंक्स पैक करते हुए सुन रहे होंगे, क्योंकि वो क्लासरूम के ऊपर वाले कमरे में ही रहते थे, तो अपनी सिस्टर को ट्रंक्स पैक करते हुए सुन रहे होंगे। सो उन्हें कंट्री को अगले दिन छोड़ के जाना है तो उन्हें कितना दुख हो रहा होगा। वो सोच रहे हैं कि वो बेचारे आदमी को कितना दुख हो रहा होगा कि वो पिछले 40 साल से एक ही जगह पे पढ़ा रहे हैं, उस जगह को छोड़ के जाना। वो सुन रहे हैं अपनी सिस्टर को पैकिंग करते हुए क्योंकि उन्हें अगले दिन वहाँ से जाना है। सो बेचारे आदमी को कितना दुख हो रहा होगा, उनका दिल टूटा होगा। लेकिन एम हैमेल बहुत हिम्मत वाले आदमी थे। उन्होंने अपना लास्ट लेसन लिया, सबके लेसन अच्छे से सुने। राइटिंग के बाद उन्होंने हिस्ट्री पढ़ी और हिस्ट्री के बाद सारे बेबीज़ ने बा बी बी बो बू कहा। सो यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं, बेबीज़ का मीन्स है जो क्लास के सारे बच्चे हैं। जिस तरीके से हम बचपन में देखते थे कि कौन सा अल्फ़ाबेट क्या साउंड प्रोड्यूस करता है, ए का क्या साउंड होता है, उसी तरीके की क्लास उनकी हुई। इस क्लास को फोनेशन कहते हैं। उनकी फोनेशन की क्लास हुई। जिस तरीके से सब बच्चे लेटर्स को प्रोनाउंस कर रहे थे उसी तरीके से ओल्ड हॉसर कौन थे, एक विलेज मैन थे जो वहाँ पे पढ़ने आए हुए थे। वो उन्होंने भी अपने चश्मे लगाए हुए थे, अपने दोनों हाथों में अपनी प्राइमर पकड़ी हुई थी और वो भी लेटर्स को प्रोनाउंस कर रहे थे सब बच्चों की तरह। जो हॉसर था वो बहुत दुखी था, वो बहुत रो रहा था, उसकी आवाज़ बहुत काँप रही थी। अगर हम रोते रोते बोलते हैं तो हमारी आवाज़ किस टाइप की हो जाती है। सो बहुत फ़नी महसूस हो रहा था सुनने में और हम सब उस चीज़ पे हंसना और रोना दोनों चाहते थे। जो हॉसर था वो बहुत दुखी था, तो वो रो रहा था, उसकी आवाज़ काँप रही थी, तो काँपती हुई आवाज़ से वो जो लेटर्स को बोल रहा था तो बहुत अजीब लग रहा था और बहुत फ़नी महसूस हो रहा था। सब बच्चे उस पर हंसना और रोना दोनों चाहते थे। आगे फ्रेंड्स कहता है, मुझे कितने अच्छे से याद है हमारा लास्ट लेसन। जैसी घड़ी में 12 बजे तो बेल बजी और एंजेलस का टाइम हो गया। जैसे ही 12 बजते हैं तो वहाँ पे बेल बजाई जाती है जिसका इंडिकेशन होता है इट्स टाइम फॉर प्रेयर, चर्च में प्रेयर का टाइम हो गया है। जैसे ही एंजेलस का टाइम हुआ वैसे ही जो प्रशियन सोल्जर्स थे उनके ट्रम्पेट की आवाज़ सुनाई दी। वो ड्रिल से वापस आ रहे थे। प्रशियन सोल्जर्स में जर्मन सोल्जर्स जो वहाँ पे ड्रिल कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, वो रिटर्न कर रहे थे अपने ड्रिल से। सो ट्रम्पेट बजाते हुए आ रहे थे। मिस्टर हैमेल खड़े हुए, वो बहुत पेल लग रहे थे, बहुत पेल का मीन्स फीका। उनका चेहरा बहुत फीका पड़ गया था। वो बहुत सीधे खड़े हुए थे तो वो रोज़ाना से बहुत लंबे लग रहे थे। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे ही एम हैमेल ने जो प्रशियन सोल्जर्स के ट्रम्पेट्स की आवाज़ सुनी उनके चेहरे का रंग उड़ गया। पेल मीन्स बहुत फीका पड़ गया, तो ऐसे भी कह सकते हैं कि चेहरे का रंग उड़ गया। वो खड़े हो गए
वो खड़े हुए, उन्होंने कहा माई फ्रेंड्स आई। वो आई मीन्स वो लड़खड़ाने लग गई उनकी आवाज़। बट समथिंग चोक्ड है। चोक्ड का मतलब होता है कि जैसे अगर हम बहुत रोने के मूड में होते हैं, हमें बहुत रोना आ रहा होता है तो हम बोल नहीं पाते ना, उसी तरीके से बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन की वजह से जब कोई इंसान बोल नहीं पाता तो उसे चोक्ड कहते हैं। वो कुछ बोलना चाहते थे आई करके, लेकिन वो बोल नहीं पाए ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इमोशंस। उन्हें बहुत रोना आ रहा होगा इसलिए वो बोल नहीं पाए, वो कुछ आगे नहीं बोल पाए और ब्लैक बोर्ड की तरफ को मुड़े। उन्होंने एक चौक का पीस लिया और जितनी ताकत और जितना बड़ा वो लिख सकते थे उन्होंने लिखा वी विल लव फ्रेंड्स। वी विल लव फ्रेंड्स का मीन्स लॉन्ग लिव फ्रेंड्स। फिर वो रुक गए, उन्होंने अपना सर ब्लैक बोर्ड पे लगा लिया और हमें एक इशारा किया, क्योंकि वो बोल नहीं पा रहे थे, उनको बहुत रोना आ रहा होगा तो वो बोल नहीं पा रहे थे। उन्होंने सिग्नल दिया कि अब स्कूल ख़त्म हो चुका है, आप लोग जा सकते हैं, चैप्टर भी ख़त्म हो चुका है तो अब आप लोग जा सकते हैं। वेट, ये चैप्टर लिखा गया अल्फोंस डॉडेट के द्वारा। आपको चैप्टर कैसा लगा मुझे कमेंट करके प्लीज़ बता दीजिए, और ये भी बता दीजिए कि समझ आया है या नहीं, और कुछ कहीं पे गलत हो गया तो इसके बारे में बता दीजिए, मैं अगली वीडियो में इंप्रूवमेंट करूँगी। और सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।